वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा यूनिट 4 का टॉपिक है डायनामिक्स 2। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन विच इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद आंसर्स जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर अगर आता है तो आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आप हेडिंग्स दे सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट की फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो माइट पॉसिबल 4 पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसमें से बहुत ही ज्यादा हार्ड जो पॉसिबल है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर ये शॉर्ट आंसर्स 4 आपको आ जाएंगे तो इससे इजी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास होती है रोलिंग फ्रिक्शन। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि फ्रिक्शन क्या होती है। जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में हो, फिजिकल कांटेक्ट में हो, तो तब हमारे पास एक फोर्स होती है उनके दरमियान जो ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है। उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। द वेरी फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जैसे क्लियर है कि कोई चीज जब रोल करे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है व्हेन अ बॉल रिंग और सिलेंडर रोल्स। जब हमारे पास कोई भी बॉल रिंग या सिलेंडर रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फ्लोर है, ठीक है, दिस इज फ्लोर, और इसके ऊपर ये बॉल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है लाइक दिस। पहले इसके 3 डॉट्स यहाँ थे, अब यहाँ आगे। सो दिस बॉल इज रोलिंग। तो जब अब देखो ये बॉल और फ्लोर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स है, दैट इज व्हाट वी नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो रोलिंग है, ठीक है, वो रोल कर रहा है, इसलिए हम इस फ्रिक्शन को कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट और फ्लोर के दरमियान होगी, इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या करेगी, इस बॉल को रोल करने से रोकेगी, इसकी मोशन को अपोज करेगी, इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगी। इसी वजह से आप ये देखते हैं कि जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो आफ्टर सम टाइम आप बेशक फिजिकली अपने हाथ से उसको फोर्स लगा के ना रोकें, थोड़ी देर बाद वो खुद रुक जाता है। सो दिस इज बिकॉज कि हमारे पास उस फुटबॉल, वो फुटबॉल क्या कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है, उसके और फ्लोर के दरमियान हमारे पास एक फोर्स होती है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जो उस फुटबॉल की मोशन को अपोज करती है, और थोड़ी देर बाद हमारे पास वो फुटबॉल क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये बात है, व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। Rolling friction is much smaller than static or sliding friction for the same weight. For example, हमारे पास एक तरफ ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका वेट है 10 kg, ठीक है। एक तरफ हमारे पास बॉल है, उसका वेट है 10 kg, ठीक है। अब ब्लॉक और बॉल दोनों को हम किसके ऊपर रख लें, फ्लोर के ऊपर रख लें। यहाँ हमारे पास क्या है, ब्लॉक है, और एक तरफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉल है, ठीक है। तो अब आप बताएं कि बॉल जब रोल करेगा उसकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी या ब्लॉक की ज्यादा होगी। अगर ये दोनों रेस्ट में है तो मतलब इनके दरमियान में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो होती ही मैक्सिमम है उस केस, स्टैटिक का मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो उस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। लेकिन एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, घसीट रहे, उसको पुश करें, जैसे ब्लॉक को आप फ्लोर के ऊपर या किसी बॉक्स को फ्लोर के ऊपर घसीट रहे, पुश कर रहे हैं, स्लाइड करें, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है। या भारी फर्नीचर को आप घसीट रहे, ठीक है, तो भारी फर्नीचर को जब आप फ्लोर के ऊपर घसीटते हैं उसको कहते हैं स्लाइड करना, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है। तो जब आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है तो आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैवी फ्रीजर होता है, आप उसके नीचे क्या लगा लेते हैं, टायर्स लगा लेते हैं। हैवी फ्रीजर मूव्स इजीली ऑन टायर्स, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसके नीचे टायर लगा लेते हैं। अब टायर क्या करता है, रोल करता है, ठीक है। तो सेम वेट है, फ्रिज का वेट वही है, लेकिन जब वो रोल कर रही है विद द व्हील्स तब उसकी फ्रिक्शन बहुत कम है, वो इजीली मूव कर रही है। लेकिन जब आप उसको स्लाइड करें, धक्का दे रहे हैं, घसीट रहे हैं, लेकिन तब उसकी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में और रेस्ट में तो उनकी फ्रिक्शन मैक्सिमम है, उसके बाद थोड़ी सी कम होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, और सबसे कम फ्रिक्शन होगी जब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास किसी भी सरफेस के ऊपर रोल करेगा, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास सबसे
कम होगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास कब होती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव रोलिंग फ्रिक्शन। आफ्टर दैट वी हैव फ्लूइड फ्रिक्शन। अच्छा, पहले हम बात कर रहे थे सॉलिड्स की, ठीक है। जब हमने सॉलिड्स की बात की तो सॉलिड्स के केस में हमारे पास 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शंस आई। एक आई स्टैटिक, दूसरी आई हमारे पास कौन सी वाली, स्लाइडिंग, ठीक है। नंबर 2 स्लाइडिंग एंड नंबर 3 वी हैव रोलिंग, ठीक है। स्टैटिक कब होगी, जब दोनों सॉलिड बॉडीज क्या हो, आपस में कांटेक्ट में हो, रेस्ट में हो। इसमें क्या होगा, जब एक सॉलिड बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही हो, और इसमें जब एक सॉलिड बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर क्या कर रही हो, रोल कर रही हो। ये हमारे पास मैक्सिमम होती है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट होती है, ये मीडियम दरमियान में आती है, और ये हमारे पास मिनिमम सबसे कम होती है, ठीक है। सो इसलिए सबसे आसान मोशन कौन सी होती है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्लूइड्स की। अगर हम बात करें तो फ्लूइड्स में भी जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्विमिंग पूल में चल रहे हैं तो आप फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड में आपको पता है लिक्विड भी आता है और गैसेस भी आती है, ठीक है। या आप फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, स्काई डाइवर्स जैसे मूव करते हैं हमारे पास, जब वो करते हैं, जंप करते हैं प्लेन से, ठीक है, तो स्काई डाइवर्स आर मूविंग थ्रू द एयर। जब वो एयर से मूव करते हैं तो समझो वो भी हमारे पास फ्लूइड के अंदर से मूव करें, या जब आप स्विमिंग पूल में मूव करें तो आप भी फ्लूइड के अंदर मूव करें, तो तब वहां पे लिक्विड्स या गैसेस, ठीक है, जो आप पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएंगे उसे हम कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है, रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है अपोजिंग फोर्स, उसी तरह से, ठीक है। अपोजिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड अपोजिंग फोर्स लगाएगा, फ्लूइड का मतलब अगेन आई एम गोना रिपीट, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। हाउ इट विल वर्क, होगा क्या, मूविंग बॉडी फ्लूइड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एयर के पार्टिकल्स हैं, इस एयर के पार्टिकल्स में हमारे पास ये स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जब ये स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, हमारे पास दिस मूविंग बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन लिक्विड। ये स्टोन क्या करेगा, इस फ्लूइड के ऊपर या एयर पार्टिकल्स के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय स्टोन, एफएस। इसके रिएक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ये जो फ्लूइड है, ये इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, दैट इज व्हाट वी हैव फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड की फ्रिक्शन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज है हमारे पास साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। साइज, शेप और ओरिएंटेशन हमारे पास किस तरह से अफेक्ट करते हैं। अब आप देखिए, अगर आप स्विमिंग पूल में नॉर्मली चल रहे हैं तो आपके लिए चलना आसान है, लेकिन अगर आपने कोई 20 kg या 30 kg का वेट उठा लिया, नाउ इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक थ्रू द स्विमिंग पूल। अब आपके लिए स्विमिंग पूल से चलना मुश्किल है, क्यों। अब क्या होगा, जब आपके पास वेट ज्यादा तो आपके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा लग रही है, आप फ्लूइड के ऊपर फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, तो उसके रिएक्शन में फ्लूइड भी आपके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक बंदा है, स्काई डाइवर है, जब वो एयर से मूव करता है तो हमारे पास उसके ऊपर क्या होती है, सिर्फ उसका वेट या सिर्फ ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही होती है, ठीक है। तो वो बहुत कम फोर्स लगा रहा होता है एयर के पार्टिकल के ऊपर, तो एयर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगाती है। लेकिन जब वो पैराशूट को ओपन करता है, अब क्या होता है, हमारे पास उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर क्या होती है, फोर्स लग रही होती है, तो उसके रिएक्शन में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करते हैं, ज्यादा लगाते हैं। सो जितना आपके पास साइज बड़ा होगा, जितना आपका वेट बड़ा होगा, उतनी हमारे पास फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है शेप, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास जो एरोप्लेन्स हैं या जो हमारे पास शिप्स होती हैं वो आगे से ओवल शेप्ड होती हैं, ताकि बहुत से कम एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारे पास फ्लूइड के साथ हो आगे से, ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सके, कम हो सके। ओरिएंटेशन का ये कि ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को अगर कार की विंडो से बाहर निकालते हैं, तो जब आप उसको बिल्कुल फ्लैट निकालते हैं तो आपको फ्रिक्शन ज्यादा फील होती है, लेकिन जब आप क्या करें, उसकी ओरिएंटेशन को थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम फील होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है टाइप ऑफ फ्लूइड। अब आप देखें, आप एक ग्लास में पानी लें और उसमें चम्मच को हिलाएं, आपके लिए आसान है उसको स्टिर करना, उसको हिलाना, लेकिन एक साइड आप हनी लें, शहद लें,
उसको आपके पास स्टिर करना मुश्किल है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वो ज्यादा थिक है। जितनी थिकनेस ज्यादा है उतनी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड, अब जितनी ज्यादा स्पीड होगी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड पे फोर्स भी उतनी ज्यादा लगाएगा, और उसके रिएक्शन में फ्लूइड भी रिएक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगाएगा। सो ग्रेटर स्पीड विल रिजल्ट इन ग्रेटर फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अब हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है इन द रेजिस्टिव मीडियम, किसी भी रेजिस्टिव मीडियम में, या चाहे वो गैसेस में मूव कर रहा हो चाहे वो लिक्विड्स में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो हमारे पास एक टाइम के बाद है उसकी जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब वो चेंज होना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल स्काई डाइवर है हमारे पास। स्काई डाइवर जब हमारे पास जंप करता है, आफ्टर जंपिंग उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसकी वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी एक्ट करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जब हमारे पास वो पैराशूट को ओपन करता है, ठीक है, पैराशूट को ओपन करता है, अब हमारे पास क्या है, वो फ्लूइड के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, फ्लूइड फोर्स मोर। जब वो फ्लूइड के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो फ्लूइड भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्लूइड फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी हमारे पास, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो एक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा उसके रिएक्शन में फ्लूइड फ्रिक्शन भी ज्यादा लगाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपस में बैलेंस कर जाएंगे, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और फिर आखिर पे एक ऐसा वेलोसिटी आ जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्टिव मीडियम में मूव करते हुए, चाहे वो एयर है चाहे वो लिक्विड है, एक मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे ह्यूमन से स्काई डाइवर है, मैंने आपको कहा कि जब वो शुरू पे मूव करता है उसकी वेलोसिटी क्या है, 53 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन जब वो पैराशूट को ओपन करता है, अब पैराशूट को ओपन किया, उसका साइज बढ़ गया, उसका एरिया बढ़ गया, अब जो एयर है उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही है, तो एयर भी हमारे पास फ्रिक्शन ज्यादा लगा रही है। तो जब पैराशूट ओपन होता है तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी कम होकर 5 to 10 मीटर पर सेकंड रह जाती है, 53 से 5 to 10, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होता है। अच्छा, अब जब भी जहां भी हमारे पास फ्रिक्शन होती है ना, वहां पे हमारे पास लॉस होता है एनर्जी का, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए क्या होता है कि आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो फ्रिक्शनल डेसिपेशन का मतलब है एनर्जी का लॉस इनटू हीट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जब हमारे पास यूजफुल एनर्जी का लॉस हो जाता है हीट में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो तब हमारे पास उसको, इस चीज को हम कहते हैं फ्रिक्शनल डेसिपेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि घड़ियां गर्म हो जाती है, क्यों हो जाती है, वहां पे फ्रिक्शन होती है, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से स्काई डाइवर्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एयर में डेसिपेट हो जाती है जब वो पैराशूट ओपन करते हैं, ठीक है। एवरीडे एग्जांपल है आपकी, जैसे कि रबिंग हैंड्स इन विंटर। विंटर में आप क्या करते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप देखते हैं कि जब आप हाथों को रब करते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी है, यानी आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब आप रब करते हैं तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट में, और आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से शूटिंग स्टार्स होते हैं जो आपको चलते हुए और बहुत ज्यादा ग्लो करते हुए नजर आते हैं, उनका भी यही होता है कि वो हीट अप हो जाते हैं, उनकी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और फिर वो ग्लो करते हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, और आपको लाइट नजर आती है। सो समरी हमारी ये रहेगी कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया रोलिंग फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग को हमने लास्ट में कर लिया था, और स्टैटिक मैंने आपको बता दिया। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास स्टैटिक और स्लाइडिंग से कम होती है, इसी वजह से हम व्हील्स को यूज करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन हमारे पास वो फोर्स है जो हमारे पास लिक्विड्स या गैसेस लगाएंगी, ठीक है, और ये मोशन को अपोज करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है जो आप रेजिस्टिव मीडियम में जिसके साथ मूव करते हैं। फ्रिक्शनल डेसिपेशन ये है कि फ्रिक्शन की वजह से आपके पास जो यूजफुल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स हैं, सॉरी 5 शॉर्ट आंसर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 4 शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट शॉर्ट आंसर है हमारे पास, व्हाई डज रोलिंग फ्रिक्शन मेक व्हील्स मोर एफिशिएंट देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए आप टायर्स क्यों लगाते हैं, व्हील्स क्यों लगाते हैं, क्यों जी, रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में, तो वो मोशन को कम अपोज करेगी, बॉडी आसानी से मूव करेगी, इसलिए हम व्हील्स लगाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, स्काई डाइवर जंप फ्रॉम अ प्लेन, स्काई डाइवर प्लेन से जंप करता है,
आप बताएं कि किस तरह से एयर रेजिस्टेंस टर्मिनल वेलोसिटी को लीड करती है और सेफ्टी मैकेनिज्म कैसे। अब आप देखो, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट स्काई डाइवर वो स्पीड से मूव करेगा, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती रहेगी, तो आके ग्राउंड पे गिर सकता है और उसको लग सकती है। यहाँ पे ये होगा कि जब वो पैराशूट को ओपन करेगा, पैराशूट की वजह से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैराशूट की वजह से वो एयर के पार्टिकल के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितनी वो ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना ही फिर एयर के पार्टिकल की उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे। आफ्टर सम टाइम हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा। अब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो ये इसके लिए ज्यादा सेफ लेवल है कि वो आराम से स्लो वेलोसिटी के साथ आराम से आके ग्राउंड पे वो क्या करे, आ जाए, ग्राउंड पे आ जाए, तो उसको हर्ट कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन हमने कहा एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, फिर हम क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं कि हमारे पास पैराशूट से ज्यादा एरिया कवर हो रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा, ये सेफर है। या हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास जो गाड़ियां उनके टायर्स जो हैं वो ज्यादा वाइड होने चाहिए, ज्यादा वो खुले होने चाहिए। इसलिए कि जब हमारे पास विड्थ ज्यादा होती है ना, उसी सेम वेट को ज्यादा एरिया पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसकी वजह से एक तो प्रेशर कम हो जाता है, हीट एंड वेयर भी कम हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमने स्टेबिलिटी के टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास जब बेस ज्यादा होगी, वाइडर टायर्स होंगे, ठीक है, वाइडर टायर्स होंगे, तो उसके दो फायदे, एक तो सेंटर ऑफ मेस लोअर हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की वजह से हम यहाँ पे ये बात कहते हैं, इसमें हमारे पास फ्रिक्शन का कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फ्री फॉल इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में फ्री फॉल, वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप बताएं एक साइड एक ऑब्जेक्ट वैक्यूम में फॉल करे और एक साइड एयर में, तो उनमें क्या फर्क होगा। वैक्यूम में कोई भी फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होता रहेगा, उसकी लगातार कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जूं-जूं वो अर्थ के करीब आता जाएगा ग्रेविटी उसके ऊपर ज्यादा एक्ट करेगी। ठीक है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कोई भी नहीं आ सकेगी। लेकिन जब वो रेजिस्टिव मीडियम में या एयर में मूव करेगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ड्रैग फोर्स या ड्रैग फोर्स बेसिकली हमारे पास फ्लूइड की फ्रिक्शन को कहते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा, हमारे पास एक टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो स्पीड लिमिट हो जाएगी और ऑब्जेक्ट बहुत आराम से ग्राउंड पे आएगा और उसको लगेगी बहुत कम। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।